देखा है किसी ने या नहीं? Just let me share the screen only. स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो मैं लिखूंगा तब भी पता चल जाएगा और फाइल ओपन करूंगा तब भी पता चल। तो let me share the screen. Now the screen is visible to you and I just open the file. फाइल आपकी है ये रही। Okay, so this one. विंडो फिट, यस। तो पहला क्वेश्चन भी कुछ वैसी है, वो शायद मैंने आपको नोट्स में भी शेयर किया होगा। इट इज अ वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? अच्छा, स्क्रीन ही विजिबल, ओके ओके। मैंने शायद सिर्फ टीम्स को शेयर किया, टीम्स वाला जो आता है ना विंडोज को शेयर किया। रुको स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। स्क्रीन शेयर, यस। अब विजिबल है? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने किया है नोट्स में कहीं एक जगह, थोड़ा सा मैंने लिख दिया था। मे बी इट मस्ट बी क्लियर टू यू। एक बार चेक करो। समवेयर आई हैव रिटन, मे बी आई जस्ट गिव यू द पेज नंबर, जिस पेज नंबर पे मैंने लिखा था। ये पेज नंबर शायद मैंने नहीं दिया हुआ उसमें, बट इट इज 3-1। So the first is a simple calculation जो आपका ना, show that the mean square charge radius is of a uniform charged sphere is how much. So that is this one. The formula is this one. You have to calculate. अब calculation detail में नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, but calculation आप कर सकते हो. So this is your mean square of the radius. एक बार जरा मेरा पेन सिलेक्शन आ जाए। That is actually the volume average you are finding. तो वॉल्यूम जैसे टाइम एवरेज होता है ना, वैसे ये वॉल्यूम एवरेज ऑफ रेडियस का। माय पेन सिलेक्शन, यस। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ये आपको कैलकुलेशन अपना घर पे जाकर के, घर पे तो वही आप घर पे अपना करना है। तो दिस इज द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, आर स्क्वायर 4 पाई आर, दिस इज योर वॉल्यूम, एंड डिवाइडेड बाय, तो अपने चार्ज डेंसिटी को उसके रिस्पेक्ट में रेडियस का आप मीन निकाल रहे हो, उसके स्क्वायर का। ये हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, नीचे वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे हमने कभी टाइम एवरेज निकाला हो पहले, तो टाइम एवरेज में क्या होता है, आपने फंक्शन लिया, कोई फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, उसे आपने dt से इंटीग्रेट किया और नीचे आपने dt के साथ डिवाइड कर दिया। सो दैट इज योर formula, which is time average. This is charge density average of any radius. This will fetch you the formula 3/5 mean of this one. या ये आर स्क्वायर, सॉरी मीन तो हम निकाल ही रहे हैं, आर स्क्वायर के उसमें आ जाएगा 3/5 आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं। दिस ये आप बाद में कर लेना, जिसमें डेंसिटी कांस्टेंट है आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का आपको इंटीग्रेट करना है। और आर स्क्वायर तो ऊपर देखो, ऊपर वाला टर्म क्या है, R5 आ जाएगा, R4 आ जाएगा, R5 दे देगा आपको R5/5, नीचे आपका आर क्यूब स्क्वायर है, दैट विल गिव यू R³/3 समथिंग, ऊपर चला जाएगा तो 3/5 का टर्म आ जाएगा। ऊपर R5 था, नीचे R³ था, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट वन, जस्ट लुक एट दिस वन। ये भी मेरे ख्याल से लास्ट टाइम किसी बच्चे ने मुझे बताया था कि हाँ हम ऐसे करते हैं, तो ये भी आप चाहो तो, ये भी इलेक्ट्रोस्टैट का प्रॉब्लम है, but you can do that. Now we come to the nucleus concern problem. This one. Find the value of X-ray isotope shift for Zn64 with respect to its isotope Zn66 and Zn68.
and Zn 70. क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? पहले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले ये भी पता होना चाहिए. कैन वी डू दिस और नॉट? एंड कंपेयर दैट वैल्यू विद द Zn64 एक्सरे. हम ऊपर शिफ्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे हम एक्सरे की वैल्यू से कंपेयर करेंगे. तो क्या फॉर्मूला है? बुक है हाथ में या उसका सॉफ्ट कॉपी है हाथ में? यस, नो? कुछ बोलोगे तभी पता चलेगा ना, अदरवाइज क्या पता चलेगा. इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? आज ही फॉर्मूला देख. याद नहीं. अच्छा, फॉर्मूला याद नहीं है. आज ही तो शीट नहीं देख रहे हो ना, ट्यूटोरियल शीट, ये पहले देखा हुआ है? देखा था सर. देखा था. तो आइसोटोप शिफ्ट हमने किया हुआ है, एक्सरे का आइसोटोप शिफ्ट किया हुआ है हमने. यस सर. तो फॉर्मूला एक बार जरा मैं लिखता हूँ, और उसमें टर्म्स देखो कि आपके पास कोई ऐसा अननोन टर्म तो नहीं है जिससे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे. So this was your first, second is very simple. So third one, delta E, which is isotope shift. उसकी वैल्यू थी माइनस है, बट ऑर्डर में हम देख रहे हैं तो 2/5 Z4 था शायद, है ना, Z4 E². कॉपी होनी चाहिए, आप कॉपी में लिखना शुरू करो इन चीजों को, सिर्फ जो नोट्स में देता हूँ उसका बस कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख लिया है कहीं. हाँ, एप्सिलॉन नॉट R². R² तो नहीं था, एक नॉट क्यूब था, और यहाँ पे R² था. R² भी R0 था ना. एंड A 2/3 minus A 2/3 which is A dash isotope. ये फॉर्मूला था. This we know very well. This we know. This also we know. Z ऊपर जो लिखा है वो आपके जो Zn64 है ना, उसके हिसाब से लिखा. तो Zn का ये है Zn का, आपको Z तो कहीं से भी मिल जाएगा. ये जो A0 है विच इज बोर रेडियस. ठीक है, A0 की वैल्यू क्या है? बोर रेडियस की है. R0 is 1.2 for me because you are dealing with the charges. आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज के उस पे बेस्ड है, तो आप चार्ज का ही आप यानी 1.2 यूज करोगे. And this is, first you will use 64, and for that what I have given it is 65. पहला जो आइसोटोप क्या है? 66 है. So this you will use at 66. एक बार जरा कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आती है फटाफट. R0 मैंने बता दिया आपको कितना यूज करना है, 1.2 फॉर मी. A0 की वैल्यू आपको चाहिए, Z की वैल्यू मैं बता देता हूँ. Z की वैल्यू है Zn, सॉरी, Zn के Z की वैल्यू ना. So that is Zn is 64, so somewhere here. This is 30. So this is 30. This number. फटाफट कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है, और आंसर होना चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. अगर आप ये सब मीटर वगैरह में डाल रहे हो, ये भी मीटर में डाल रहे हो, और ये चार्ज आप कूलम में डाल रहे हो, 1.6 इंटू 10⁻19 डाल रहे हो, तो अल्टीमेटली उसे डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10⁻19, तो एक ही आपका ऐसे कैंसिल हो गया. आई विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फिर उसको मेगा में कन्वर्ट करो. फटाफट करो ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है. हम एक आइसोटोप के लिए कर रहे हैं, बाकी आप बाद में कर सकते हो इन अ सेम वे, बट यू आर डूइंग फॉर द वन. कैलकुलेशन करो. A0 की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, अगर A0 चाहिए तो. अदरवाइज A0 आपको होना ही चाहिए, ऑर्डर में ले सकते हो, बट अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए A0 की, तो लेट मी जस्ट गिव यू द वैल्यू ऑफ A0.
It is 5.29 10 to the power of minus 11. So A naught is 5.29 5.291771 into 10 to the power of minus 11 meters. हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए और यू कैन स्टार्ट डूइंग. ऐसा नहीं कि बस मैं फिर बाद में लिखूंगा तो आप लिखोगे उसे, नहीं. यू हैव टू टेल मी एंड देन वी कैन राइट. किसी नतीजे पे पहुंच रहे हो या बस बैठे हो? सर 1 मिनट. 1 मिनट. ओके. और दूसरा जो स्टूडेंट था which who is calculating the energy, potential energy, electrostatic, हुआ कहीं नतीजे पे पहुंचा वो भी है अभी? Yes. for solving. हाँ, क्या है आंसर? So 3 into 2 k square upon r naught z into z minus r. z into z आ गया, वही आया? Yes. पक्का? पक्का. सर इसका है 2.9. 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ना 2.9. यस सर. 2.9 थोड़ा ज्यादा लग रहा है. इट मस्ट बी फ्रैक्शनल. चलो किसी और बच्चे का भी देख लेते हैं. ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है मुझे, बट इट शुड बी फ्रैक्शनल ऑफ मींस पॉइंट समथिंग आना चाहिए. बट मे बी उस बुक में शायद मरकरी का है, इसका हो सकता है डिफरेंट हो. बट 2.9 इज गुड नंबर. थोड़ा सा और कम होना चाहिए. किसी और की कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार. सर माइनस में नहीं आएगा. बस माइनस में आ जाएगा क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला ऊपर हमने क्लास में दिया ना माइनस लिखा था, तो हम सिर्फ ऑर्डर की बात कर रहे हैं. माइनस आएगा प्लस आएगा उससे भी मैटर नहीं कर रहे. बट मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस का साइन होता है क्योंकि नंबर देखोगे तो ज्यादा है, बाकी तो सब पॉजिटिव नंबर है. तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है. तो वो अपना ऑर्डर में आ जाएगा. माइनस आएगा बट वो ऑर्डर में आपका प्लस आ जाएगा.
हाँ बताओ, यही आ रहा है सभी का 2.9 आ रहा है, सबका 2.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सब मतलब 30 में से एक ने किया है, तो ये तो सोलर सिस्टम के सन के मास की तरह हो गया। ये सोलर सिस्टम में सन का मास कितना है सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में, कितना है सन का मास? नहीं पता? हाँ या ना? अभी गूगल करके मत देख लेना कि क्या मास है। ऐसे ही बताओ, आइडिया दो कितना होता है मास सन का बाकी सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट या सोलर सिस्टम के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है? नहीं पता, मतलब ये नंबर नहीं पता किसी को, या पता है? ढूंढ रहे हैं सभी, हाँ। चलो कोई नहीं, ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, एटलीस्ट ये बता दो हाँ या ना। अगर ये पता चल गया कि करना कैसे है तो वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। है ना? इसमें कोई Yes, मुश्किल sir. नहीं, 64 लिखा, 66 लिखा, उसका 68 लिख दिया, और हर एक की वैल्यू कैलकुलेट। अब एक और था उसमें, सेकंड पार्ट था, कंपेयर विथ योर एनर्जी ऑफ योर एक्स के KL एक्सरे, है ना? तो के एक्सरे का जो एनर्जी है वो कितना होता है, ये तो डिफरेंस है। यानी के एक्सरे एक आइसोटोप से और एक दूसरे नॉर्मल एटम से जो आ रहा है, उन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है। ऑब्वियसली थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, मे बी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, बट कैलकुलेट करेंगे तो ये इसी के ऑर्डर में, इससे थोड़ा सा वन या फ्रैक्शन ऑफ दैट आएगा, इसी के ऑर्डर में होता है ये। जो के एक्सरे जेडन से आता है वो रफली आता है 80 या समथिंग 80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रफली, यानी एक फोटोन की एनर्जी इतनी होती है। ये दो फोटोन के बीच की एनर्जी का डिफरेंस है, so you can compare, this number is quite smaller than this one। ठीक है, तो एटलीस्ट ये कितना ऑर्डर हो गया, 10 टू द पावर ऑफ -2 का यहाँ तो दिख रहा है, या -3 का ऑर्डर हो गया, बट नॉर्मली -4 या -6 के ऑर्डर का होता है कि डिफरेंस की वैल्यू एक्चुअल एनर्जी से इतना कम होता है। ओके, सो दिस इज द अदर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होगी कि कैसे हमें सोचना है। नाउ कम टू दिस वन, फिफ्थ वन। अच्छा फोर्थ था वो, फोर्थ मैंने कर दिया डिस्कस। अच्छा फोर्थ वन, from the known masses of these two nuclei या say atom का mass, compute the difference in the binding energy। obviously atomic mass से या binding energy निकालते हो, last time हमने फॉर्मूला किया हुआ है, binding energy is equal to z number of mass of z and mass of hydrogen plus n means number of mass of neutron minus the mass of atom, and then you multiply with c square। तो आप बाइंडिंग एनर्जी दोनों का निकाल सकते हो अगर मासेस गिवन है तो, एंड अज्यूमिंग कि जो बाइंडिंग एनर्जी दोनों की आई है उनको डिफरेंस करो। वो डिफरेंस आपकी, क्योंकि दोनों एटम आपके, दोनों न्यूक्लियस आपके सिमिलर हैं, दोनों में ए वैल्यू सेम है और एन और जेड भी मोर और लेस सेम ही है, दे आर मिरर न्यूक्लियस एक्चुअली। तो इफ यू find the value of binding energy and make the difference of these two, so the difference you are getting in the binding energy, that is due to the Coulomb repulsion or Coulomb energy which is more in any one of the nuclei। किसी एक में प्रोटॉन ज्यादा है, एक तो वहां पे कूलम एनर्जी का डिफरेंस है। एंड वंस यू कैलकुलेट दैट डिफरेंस, यानी बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस आपने निकाल लिया, फिर मिरर न्यूक्लियाई के लिए आप जो आपने जो फॉर्मूला लिखवाया था, जो हमने किया ना क्लास में, कि मिरर न्यूक्लियाई पेयर के एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा ईसी, उससे हमें रेडियस निकालना है किसी भी न्यूक्लियाई, ऑक्सीजन का निकाल लो या नाइट्रोजन, दोनों का रेडियस मोर लेस सेम आएगा क्योंकि दोनों का ए सेम है। तो एक बार जरा मैं मास देता हूँ
और मास से दोनों की बाइंडिंग एनर्जी निकालो, क्योंकि नीचे जो 6 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो ना, तो 6 क्वेश्चन इज सेम थिंग आता है एग्जाम में हमेशा। फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ गिवन न्यूक्लियाई। तो 3-4 न्यूक्लियाई मैंने दे दिए इनके बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इट मींस मास विल बी गिवन टू यू। अगर मास नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। फिर कैलकुलेशन में या तो आप मॉडल का फॉर्मूला यूज करोगे, यानी लिक्विड ड्रॉप या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला, उसके बाद निकाल सकते हो। अदरवाइज आपको बाइंडिंग एनर्जी का पूरा एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, फिर ए जेड और सबकी वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर उसमें एसिमेट्रिक टर्म्स याद होने चाहिए, सारे जो कोफिशिएंट्स होते हैं, एसिमेट्रिक हो गया, पेयरिंग टर्म हो गया, या आपका कूलम टर्म हो गया, वॉल्यूम टर्म हो गया, सरफेस टर्म, सारे टर्म याद होने चाहिए, उससे भी निकाल सकते हो। बट दैट इज अ फॉर्मूला। बट मासेस से जब निकालते हो दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल थिंग, कि मास इतना है तो इसका इतना बाइंडिंग एनर्जी होगा। एक बार जरा मैं मास आपको देता हूँ, ऑक्सीजन का कितना है और नाइट्रोजन 15, दोनों का मैं मास देता हूँ, एंड ट्राई टू कैलकुलेट द रेडियस। तो फोर्थ वन में आपको क्या चाहिए, दोनों के मासेस चाहिए, और मासेस पता होने के बाद आपको बाइंडिंग एनर्जी दोनों की निकालनी है, यानी ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की कितनी है। तो आई जस्ट गिव यू द मास ऑफ ऑक्सीजन 15 इज, जस्ट वैसे तो याद नहीं रहता है किसी को भी, क्योंकि 400 500 600 700 एटम्स हैं, न्यूक्लिया हैं, तो वी डोंट रिमेम्बर द मासेस। इट इज 15.003065, 15.003065, and this one is 15 है, ये क्या है, नाइट्रोजन 15.000109. The masses are given, and you also require the mass of proton, which is, you can take it as 1.007825, and neutron is 1.008665. This is proton mass, and this is mass of neutron. And C square की वैल्यू आप यूज कर सकते हो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली, जहाँ C स्क्वायर लिखा है उसकी जगह आप ये लिख सकते हो, तो आपका बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन। आपने क्या करना है, इस पहले केस के लिए आपको ये पता ही है कि 8 होते हैं इसमें, और इसमें आपके 7 होते हैं, तो दूसरा आपका कैलकुलेट हो गया, ये 7 है, इसमें ये 8 है। तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन नंबर भी गिवन है, मासेस भी गिवन है, C स्क्वायर की वैल्यू भी गिवन है, तो बस आपको करना है कैलकुलेशन। करो, अब मुझे बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन ऑब्वियसली आइसोटोप वाला है, ऑक्सीजन भी आइसोटोप वाला ही है, क्योंकि एक्चुअल नाइट्रोजन 14 वाला होता है, ऑक्सीजन 16 वाला होता है, तो these two are isotopes. Do the calculation. Again asking, are you doing? 1 Yes, sir. हाँ आ गया 1.95 for oxygen. 1.15 माँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी निकालना है हमें। आपने शायद 112. बाइंडिंग 112, थोड़े और भी नंबर बताओ। 4.1432. 1432, Yes, sir. and this one, इसकी ज्यादा आएगी कम आएगी, इस नंबर को देख के लग सकता है कि इसका ज्यादा आएगा कम आएगा, इस नंबर को देखने के बाद। ज्यादा आएगा सर। नाइट्रोजन ज्यादा है। चलो बताओ कितना आएगा ज्यादा, कैसे चेक कर लिया ज्यादा आएगा? कैसे चेक किया, जिसने बोला ज्यादा आएगा कैसे चेक किया सडनली कि ज्यादा आएगा? कूलर रिपल्शन ज्यादा होगी ऑक्सीजन में। Very good. But one more thing, whenever your mass is less, your binding energy is more. Whenever your mass is more, binding energy is less, if you have comparable masses.
तो मासेस अगर बहुत कंपेरेबल लिखे हो ना, बहुत सारे न्यूक्लियाई के आइसोटोप्स हो सकते हैं, तो जिसका सबसे कम मास होगा ना उसका सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, जिसका सबसे ज्यादा मास होगा उसका सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी होगा। वन 115.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.49। okay, so just calculate the 29. difference. अच्छा 29, so just calculate the difference and the difference you have delta EC 4929 देख लो, 2-4 और कंपेयर कर लो, मे बी एक आधा और कैलकुलेशन कर लो, दिस मस्ट बी इक्वल टू, अब डेल्टा EC की वैल्यू हमने लिखी थी ना 3/5 समथिंग था, 3/5 2z minus 1 ऐसे कुछ फॉर्मूला था, लेट मी जस्ट लुक एट दैट फॉर्मूला आल्सो। हाँ, दिस वन 3/5, that is 3/5, it is E square divided by 4 pi epsilon naught R naught, या R naught न लिख करके हम ये काम कर सकते हैं, हमें R naught तो निकालना नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, हमें रेडियस निकालना, तो रेडियस का ही फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2z minus 1। अब ये z कौन सा है, लास्ट टाइम भी लिखा था, मिरर न्यूक्लियाई में जिसका z ज्यादा होता है वही z हम यूज करते हैं यहाँ पे, इट मींस ऑक्सीजन का, यानी z की वैल्यू यहाँ पे 8 यूज करोगे। तो आपको ये तो पता ही चल गया, ये नंबर आपके गिवन है, ये आपको निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड, दिस यू नो इट इज 8, तो जस्ट कैलकुलेट व्हाट इज द रेडियस ऑफ द ऑक्सीजन, वही रेडियस आपकी नाइट्रोजन की भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब हो जाएगा आपसे 3.2 आएगा फॉर मी समथिंग, ऑर्डर वगैरह देख लेना कि मतलब उसमें कहीं गड़बड़ ना हो, तो दैट विल बी 3.2 फॉर मी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन भी अपने क्लास में एक हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया है, और हमें बाकी के मासेस निकालने हैं। इट मींस देयर आर 3 इक्वेशंस, वी हैव these 3 equations. तो फर्स्ट वन इज हैविंग कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का मास हमने रिड्यूस कर लिया था पिछली क्लास में, कार्बन 12.00 which is assumed, which is taken as a standard, और उसी के रिलेटिव में बाकी सारे मासेस को हम रिड्यूस करते हैं। और हाइड्रोजन का आया था 1.0078, सम नंबर इज देयर, प्लस माइनस सम एरर इज आल्सो देयर। तो ये दोनों हमारे पास नोन है, ये हमारे पास अननोन है इसका मास, लेकिन दोनों मास डबलेट है। अगर ध्यान से देखोगे तो दिस इज कार्बन 3 मींस 12 3s are 36 plus 1 37, एंड दिस इज आल्सो 37, दे आर मास डबलेट। तो इन दोनों को कंपेयर करके आपका आंसर ये है, मतलब दोनों का मास डबलेट का फॉर्मूला का डिफरेंस करने पे हमने स्पेक्ट्रोमीटर से ये कैलकुलेट किया, उसमें इन दोनों के मासेस, यानी इसको आप क्या लिखोगे 3 times मास ऑफ कार्बन प्लस 1 times मास ऑफ हाइड्रोजन, put those values and this you take it to other side and this you bring in this side and just ये subtract करो, देखो मास ऑफ ये कितना आ जाता है। तो आपको इस फॉर्मूले से क्लोरीन का मास मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में आपको डी का मास नहीं पता, बट डी का मास हियर इट इज रिटन कि टेक डी एज 2 times ऑफ एच, और H2 के लिए यूज कर लो, तो यू कैन यूज दैट डी आल्सो, यानी एच की जो वैल्यू है इसको 2 times कर लो, उससे फिर कंपेयर करो कि कितना आपके पास क्लोरीन का मास है। थर्ड केस में आपके पास कार्बन और ये गिवन है, ऑक्सीजन नहीं गिवन है, बट ऑक्सीजन के लिए आपको दूसरा किसी टेबल से देखना पड़ेगा उसका मास कितना है, एंड यू कैन यूज इस ये जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन हमने क्लास में की है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल अलजेब्रा, इसमें कोई बहुत ऐसा चीज यूज नहीं करना कि हमें नहीं पता ये, एंड दे आर वेरी सिंपल, जस्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, और एरर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट उसी के अकॉर्डिंग करना है हमें, ठीक है। तो हम चले आते हैं 6th क्वेश्चन पे। तो 6th क्वेश्चन भी मोर और लेस आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड, इजीली है, आपको उसे बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है और एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला याद रखना है, मींस मास जो आप कैलकुलेट करते हो, और उसको आपने निकालने के बाद
डिवाइडेड बाय ए करना है और कंपेयर करना है कि सभी का क्या है, लिथियम का कितना है, नियॉन का कितना है, आयरन का कितना है, यूरेनियम का कितना है। तो नॉर्मल एग्जाम में हमेशा 3 नंबर से 5 नंबर के आसपास का क्वेश्चन आता ही आता है कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द गिवन न्यूक्लियस और गिवन न्यूक्लियाई। देन वी कम टू द 7th वन। क्वेश्चन देख करके बताओ कि क्या कैलकुलेट कर सकते हो या कोई फॉर्मूला चाहिए या अपने नोन है फॉर्मूला। अगर नोन है तो बताओ मुझे और कैलकुलेट करके बताओ कितना है आंसर। 7th one, compute the radius of aluminum 25. We know that this decay to this through beta plus decay with T maximum is kinetic energy of beta positive, which is equal to 3.26 mega electron volt. तो करो इसको एक बार जरा देखें कौन करता है इसको, क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो भी बताना। नहीं होता तो फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे करेंगे इसको। हाँ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अप्रोच पता चल गया या नहीं पता चला अभी तक, क्या कर रहे हो? क्या हुआ, अप्रोच पता चला है या नहीं चला है डेल्टा कि क्या कर? हाँ इसी और डेल्टा इसी डेल्टा इसी वेरी। ओके, जिन बच्चों को नहीं पता चला कि अप्रोच क्या है, तो डेल्टा ईसी दैट इज कूलम एनर्जी डिफरेंस, उसके लिए दो मेथड हमने लिखे थे हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। तो दैट वाज beta decay, one of the method, and the maximum kinetic energy of the beta particle which is coming out, that gives the idea of difference energy कि कितना कूलम एनर्जी डिफरेंस है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, मिरर न्यूक्लियस। Second was there was a reaction that if a proton is bombarded on a certain nuclei and just a neutron is coming out, so what is the minimum energy of bombarding proton which is required to have that reaction
इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा ईसी। तो यहाँ पे वही है, काइनेटिक एनर्जी आपको यानी डेल्टा ईसी मैंने दे दिया आपको। तो डेल्टा ईसी अगर गिवन है तो हैव टू फाइंड द रेडियस, और z किसका यूज करोगे, al का, बिकॉज al z इज हायर। तो z की वैल्यू जो यूज करोगे दैट इज फॉर al, दैट वैल्यू इज 13, और mg का क्या होता है 12। एक बार रेडियस मुझे बताओ कि कितना है रफली। दैट मस्ट बी अराउंड 3.5 और सम काइंड ऑफ अगर कैलकुलेट कर लिया तो। गॉट द आंसर या नहीं? हाँ या ना, बोलो तो कुछ, पता ही नहीं चल रहा कि क्या कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ आइडिया तो दो। सर सर 0.22 0.22 क्या फर्मी? दैट इज नॉट पॉसिबल। देखें यस फॉर्मूला क्या है, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट ये हमारा 3.26 है, ये हमारा 7th क्वेश्चन, दैट विल बी 3/5 e square upon 4 pi epsilon naught. We want to find the radius. R is here, 2 into 13 minus 1, यही होगा। ये जो नंबर लिखा है ना, ये नंबर जूल में दिखा रहा है, तो वी हैव टू डिवाइड विद ई। ये ध्यान रखना, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, या तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो या तो इसको कर लो, तभी रेडियस आंसर आपका सही आएगा। मींस दिस गोज ऑफ, R will be equal to 3.26 into 5 divided by 3। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैंने इतना लिखा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, ओके ओके ऐसे नहीं, Let me- ये हमारा R नीचे भी है ना, नीचे लिखते हैं। 1/r है इधर। हाँ हाँ, और यहाँ लिखते हैं। R को मैं इधर लेके आ रहा हूँ और इस टर्म को मैं यहाँ लेके, 3/5 into 3.26 into 9 into 10⁻⁹ जो यहाँ पर येलो नंबर है ना, इसके नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो दिस इज दिस वन, एंड इनटू 1.6 into 10⁻⁻⁹ into 26 minus 1 25। तो डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस वन, देखते हैं आंसर क्या आता है। दोनों तरफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने कंपेयर कर दिया, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, ओनली रेडियस वी विल गेट। तो एक बार आंसर बताओ क्या आता है।
देखो ये तो 5 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 5 हो ही गया। ये 3.1 पॉइंट समथिंग होगा, वो इस 1 से कैंसिल हो, यानी ऑर्डर तो सारे खत्म हो गए। ओनली वी आर लेफ्ट विथ 9 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 माइनस 19 ये रहा, और 9 और 5 आपका नहीं, कुछ कहीं हम मिस कर रहे हैं क्या कोई फॉर्मूले में? ये वैल्यू मेरी देती है जूल में एनर्जी। जब तक मैं इसे डिवाइड नहीं करूंगा आई विल नॉट गेट द मेगा इलेक्ट्रॉन। हम कहीं ऑर्डर में गड़बड़ कर रहे हैं। -19 is there, +9 will give me -10, and +5 will give me 10 to the power of -5. This is not the possible answer. So somewhere we are missing Yes. something. तो हम कहाँ पे मिस कर रहे हैं एक बार जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला इज दिस वन ओनली। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा वही देगा, 9 इंटू 10 टू 9। ई स्क्वायर हमारा जो वैल्यू देगा वो हमारा जूल में दे रहा है, क्योंकि कूलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सिर्फ ये तो हमारा जूल के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है। चार्जेस को आपने स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय दिस वन, सो दैट इज नॉट द। कहाँ पे गड़बड़ किया हमने? कैलकुलेशन में गड़बड़ किया मैंने, कैलकुलेशन में सर कट डाउन बहुत फास्ट किया। सर इधर MeV है 3.26। हाँ ये में भी है, ये भी मैंने, अच्छा ये मैंने 5 मिस कर दिया ना, ये रहा 5 एक, ये मैंने 5 यहाँ बॉर्डर में लेके चला गया, सॉरी। 9 5 जा 45, ये तो 5 मैंने कट किया था ना, मैंने ऑर्डर के हिसाब से ले लिया। 9 5 जा 45, एंड दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -10। तब भी हमारा -10 है कुछ इधर। इधर सर हाँ बोलो। MeV है 3.26 MeV है। ये तो एमईवी है। ओके ओके ओके, वेरी इधर गुड वेरी। इधर अच्छा EV है यहाँ सर। मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कंपेयर किया, माँ ये नहीं किया। वेरी गुड वेरी गुड। 6, दिस इज द प्रॉब्लम, ये -6 यहाँ पे आ गया। तो 45 into 10 to the power of -16, and you just take one dot, so this will be 15. तो 4 यस फर्मी के सर। आसपास आ गया। सॉरी यहाँ पे हमने मेगा को मिस कर दिया, मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया। ये ई जो माइनस डिवाइड किया था ना, दैट इज टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे मेगा we have to include, so now we have got the correct answer, that is in Fermi. So you can write 4.5 Fermi. Okay, so the last question is, let us come to the last one. Both this and this undergo beta decay. दोनों beta decay करते हैं because they are not stable and they are lighter nuclei. तो light nuclei हमेशा beta decay करते हैं, alpha decay नहीं करेंगे. Identify the kind of beta decay in each case with reasons. Let us write the reaction. So this is your अंडरस्टैंडिंग, ये कहीं हमने एक्सप्लेन नहीं किया अभी तक, बट हम लोग ये कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। लेट अस राइट फर्स्ट ऑक्सीजन 14, obviously it will have 8 protons and how many neutrons? 6. The other one is oxygen 19, obviously 8 has to be, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है। तो ये कितने हो गए? अब यहाँ पे क्या लिखें, न्यूट्रॉन नंबर क्या लिखेंगे इसमें? 11। ठीक है, इस केस को देख करके ये तो क्लियर है कि देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके इक्वल होने चाहिए। नॉर्मली जो लाइटर न्यूक्लियस है उसमें फॉलो होता है कि जब आपके n और z इक्वल है तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल है। हेवी में नहीं फॉलो होता है, बट लाइटर में एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग 20 से नीचे हमारा ये फॉलो हो रहा है। इट मींस देयर इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन एंड दिस हैज टू go into beta decay, means one proton has to convert into a neutron. ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन आपका है 14 वाला, ये आपका क्या कर सकता है, एक जब डिके होगा तो इट कैन एमिट
अगर प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन में चेंज होता है तो क्या एमिट होता है? प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, देन व्हाट विल कम आउट? चार्ज हैज टू कम आउट, यानी ए प्लस बीटा पार्टिकल एमिट कर सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा केस? ऑक्सीजन चेंज होकर के आपका ये क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 8 से एक डिक्रीज हो गया तो ये 7 हो गया, 6 से एक इंक्रीज हो गया तो ये 7 हो गया, यानी ऑक्सीजन नहीं, अब ये N में कन्वर्ट हो गया और ये आपका 14 का 14 ही रह गया। बट we don't find this reaction in the nature, and we will see why this reaction is not possible, because इस एटम का मास और इस एटम का मास दोनों के मास का एक कंपैरिजन होता है, वो हम बीटा डीके के पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, होगा तो प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, दिस इज द पॉसिबिलिटी, यानी पॉजिट्रॉन डीके होना है यहाँ पे। बट पॉजिट्रॉन डीके नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा एक डीके पॉसिबल होगा विच इज ड्यू टू दीज मासेस। अगर मासेस एक बार पढ़ लेंगे ना बीटा डीके, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्यों होगा। So what will happen that this is going to convert into a, ये आपका 8 7 होना ही होना है और ये आपका 6 7 होना है, तब ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा। It will capture a electron from the orbit and it will emit certain particle, वो particle भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, but it will emit something, वो हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जब उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे। But what will happen, it will do a electron capture reaction. Electron capture reaction is similar to the positron decay, क्योंकि रीजन क्या है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है। लाइटर न्यूक्लियर के ये हमारा फॉलो होना चाहिए, ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो यानी प्रोटॉन हैज टू डिके, यानी बीटा डिके तो होगा, बट प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना है, बट वो किस प्रोसेस से होगा? इस प्रोसेस से नहीं होगा, वो इस प्रोसेस से होगा। इसका रीजन देने के लिए आपको थर्ड चैप्टर पढ़ोगे तब क्लियर होगा कि क्यों ये होगा, क्यों नहीं ये होगा। Let us come to the other one. Again, there is an excess of neutron. लाइटर न्यूक्लियर में N और Z तो इक्वल होते हैं, रफली 20 तक हमारे इक्वल होते हैं। Z की वैल्यू अगर 20 भी है तो वी हैव 20 न्यूट्रॉन्स एंड कैल्शियम इज स्टेबल। जो आपका 40 कैल्शियम है वो स्टेबल है। इट मींस अगेन द न्यूट्रॉन इज मोर। इस केस में आपका Z इज ग्रेटर देन N था, इस केस में आपका N इज ग्रेटर देन Z है। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इट विल फॉलो अ बीटा डीके, यानी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। It means 19 8 11 will become some atom whose again the mass number is same, but this will become 9 and this will become 10. तो कौन सा है ये एटम? नियॉन। 9 किसका होता है? बताओ 9 किसका होता है एटॉमिक मास नंबर? क्लोरीन। क्लोरीन। क्लोरीन का 9 होता है। फ्लोरीन। अच्छा फ्लोरीन एफ है ना, मुझे क्लोरीन लगा, तो क्लोरीन तो 9 नहीं होता, तो बहुत बड़ा नंबर था फ्लोरीन। Then you have 10 for the neon. So it will emit a beta particle and it will emit certain other thing also. जो मैंने यहाँ नहीं लिखा ना, वही वाला क्वांटिटी मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखा है, वो बाद में देखेंगे क्या होता है। किसी को पता है क्या होता है ये? Anyone know who what is the particle which एंटी-न्यूट्रिनो। एक में न्यूट्रिनो होगा, एक में एंटी होगा। हाँ मतलब न्यूट्रिनो से कनेक्टेड। अभी एंटी और वो हम देखेंगे कि क्यों एंटी है और दूसरे में क्यों नहीं एंटी है। बट न्यूट्रिनो विल बी एमिटेड इन दीज टू केसेस। तो अभी हम छोड़ देते हैं उसे, न्यूट्रिनो हमने नहीं पढ़ा है तो अभी हम उसको इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। बट बीटा डीके होगा, यस इट विल डू फॉलो बीटा डीके। दिस विल फॉलो अ positron decay, but it will do the positron decay in terms of electron capture because both the reaction are similar. इनका जो इफेक्ट है ना, इफेक्ट सेम है, जो डॉटर न्यूक्लियर है वो सेम आते हैं। तो दैट इज व्हाई इट विल डू अ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्यों होगा उसका रीजन है, वो मासेस से डिपेंड करता है, तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो मोरलेस वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चन, और जो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन रह गए उसे आप बैठ करके आराम से कर लेना। अगर कहीं डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट क्लास के लिए अगेन आई विल फ्लोट certain more number of questions and go through those questions, और ट्यूटोरियल क्लास में आप लोग डिस्कस करो कि सर इसको ऐसे करेंगे, इसका आंसर ये होगा, ये ऐसे होगा। एनी वन स्टूडेंट कैन डिस्कस। मेरे डिस्कस करने से ज्यादा आप लोग डिस्कस करो और आप करो कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करें, बिकॉज दिस विल
पूरे सेमेस्टर में आप करीबन 8 या 9 ट्यूटोरियल करोगे। 8-9 ट्यूटोरियल शीट्स में हर एक में आपके पास 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे, तो न्यूमेरिकली आप 40 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके होंगे और आपको एक साथ बर्डन भी नहीं लगेगा कि हमें लास्ट में खत्म करके एक ही दिन हम सारे प्रॉब्लम डिस्कस करें तो फर्स्ट यूनिट का कुछ भी याद नहीं है। व्हाट यू कैन डू, यू गो ऑन डूइंग बाय वीक एंड वीक, तो दैट विल बी इजियर। जो टॉपिक खत्म हुए उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, तो ट्यूटोरियल का ये बेनिफिट है। ठीक है, और किस दिन ऐसा लगता है कि सिलेबस हमारा थोड़ा कम लग रहा है तो हम उस दिन ट्यूटोरियल को क्लास को थ्योरी क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, so this is the end of the tutorial also, and let me just first end the recording, then I will end the meeting. Okay, and